तो ताऊ जी ने जब वो घर खरीदा तो उस घर में उनको बहुत सारा बोरों में साहित्य मिला, जी। तो आपको प्रेम कब हुआ पहला? मध्यम वर्गीय परिवारों में। वहाँ पर कलाएँ बेमौत मारी जाती हैं। तो आपने जब पहला मंच पढ़ा जीवन का, तो आपकी कमाई क्या थी? छंद में ढलने के लिए भावों को और ज़्यादा तरल होना पड़ता है। तो गीत का मूल जो स्वभाव है वो लय में होना है। बहुत ज़्यादा मात्रा पाई या इस प्रकार की चीज़ों से वो कमज़ोर होता है। एक मनई पुण्य तिसकी पोस्ट पोस्ट डायरी। डारिस दे रहे उल्लू बधाई फेसबुक पर। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चित हो गया। क्या बात! गीतकार हैं, शायर हैं या ओपन माइक के जो कवि हैं, वो सिगरेट और शराब के बिना उनकी शायरी नहीं होती, या सिगरेट और शराब के साथ ही कई बार तो मंच पर जाते हैं। तो जी। बाकी सिगरेट और शराब का कविता से कोई संबंध नहीं है। अगर कविता से संबंध होता तो दुनिया का जितना शराबी है सब कवि होता। जी। कई बार नेपाल का ज़िक्र होता है, तो आपका और ये नेपाल का क्या संबंध है? लेखक की कहानी जी। को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये उसका व्यक्तिगत जीवन है। इसका तो अगर ये बचाव पक्ष छोड़ के वास्तविक रूप से देखें तो अ, फिर क्या संबंध? आप निब्बी निब और निब्बा के ज़माने में अगर आप ये काम कर रहे हो, तो ये अपने आप में बड़ा काम है। जीत से हार तक चले आए, दर्द अखबार तक चले आए। आपने प्यार से नहीं देखा, गीत बाजार तक चले आए। नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं काव्यों। हमारी साक्षात्कार श्रृंखला आईना में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान ऐसे गीतकार हैं जो नए गीत लिखने वालों के लिए प्रेरणा पुंज हैं, जिनके गीतों के सहारे कोई भी सुख दुख काटा जा सकता है, जो दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान के छात्र रहे हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं। मेरे बहुत प्रिय अग्रज ज्ञान प्रकाश आकुल दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने साक्षात्कार श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं आपके बचपन से। शिक्षा दीक्षा और परिवार का माहौल कैसा था? बहुत-बहुत धन्यवाद। काव्यम परिवार, जय। शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से आपका अर्थ होगा बचपन ना बचपन। बचपन का। तो बहुत ज़्यादा कुछ वैसा तो स्पेशल बताने जैसा तो नहीं है, लेकिन सामान्य उत्तर भारतीय परिवारों में जो एक चूँकि ब्राह्मण परिवार से था इसलिए घरेलू शिक्षा का भी ठीक-ठाक घर में पढ़ाई जाती होती थी और संस्कृत की पढ़ाई विशेषकर। संस्कृत मेरा विषय कभी नहीं रहा, अभी भी कभी संस्कृत मैंने नहीं विषय की तरह नहीं पढ़ा। लेकिन फिर भी अ, संस्कृत से संबंधित चीज़ें या श्लोक से संबंधित अर्थ-वर्थ अगर निकालना होता है तो मुझे अब भी कोई दिक्कत नहीं होती। जी। परिवार का माहौल पढ़ाई-लिखाई वाला तो निश्चित रूप से था लेकिन कविता वाला नहीं था। अगर आप कविता के संदर्भ में पूछते हैं तो कविता जैसा माहौल कोई मेरे परिवार में नहीं रहा और इससे जुड़ा कुछ और अगर पूछना है तो? गाँव या परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति, परिवार का तो आपने बताया कि परिवार में ऐसा कोई साहित्य व्यक्ति नहीं था। गाँव में ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो कि जिसको देखकर आपका साहित्य के प्रति रुझान हुआ हो? गाँव में कोई एक व्यक्ति तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा-सा और डीप जाऊँ, गहरे जाऊँ, तो मेरे पिताजी क्या ताऊ जी ने एक घर खरीदा था, जी। लखीमपुर में। जी। तो तब मेरा बचपन रहा होगा, मैं पढ़ना सीख रहा था, हिज्जे मिला-मिला के पढ़ना सीख रहा था। जी। तो ताऊ जी ने जब वो घर खरीदा तो उस घर में उनको बहुत सारा बोरों में साहित्य मिला, जिसका भी घर रहा होगा। तो उस साहित्य में साप्ताहिक हिंदुस्तान का पूरा-पूरा एक श्रृंखला कई सालों का, जी। धर्मयुग की पूरी श्रृंखला जी। और बहुत सारी साहित्यिक किताबें, महादेवी वर्मा का लगभग सब कुछ, जी। दिनकर का सब कुछ। तो मैंने वहाँ से पढ़ना सीखा। साप्ताहिक हिंदुस्तान की कटिंग से या धर्मवीर भारती को पढ़ के या उस समय जो अच्छा उसमें ये मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि थी कि उसका जो साहित्यिक पन्ना होता था साप्ताहिक हिंदुस्तान का या धर्मयुग का, मैं जी। वही पढ़ता था उसमें जी। से। तो वहाँ से मैंने पढ़ना सीखा। तो ये एक संस्कारों में रहा। बाकी अगर आप परिवेश की बात की जाए तो मेरे परिवेश में गाने बजाने वाले लोग ज़्यादा थे। जो लोकगीत जो और ऐसे। लोकगीत जैसा गाते थे, तो इतना मैं करता था कि लोक धुनों पर अपने शब्द बिठा देता था बचपन अच्छा, से, अच्छा। बहुत बहुत बचपन से। जी। तो इतना मैं कह सकता हूँ बस इस विषय पर। और आप गीत लिखते हैं। जी। कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि। तो दादा आपका परिचय प्रेम से कैसे हुआ?
और फिर जो वियोग है, उसका सामना आपने कैसे किया? हाँ, ये महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पूछा भी जाना चाहिए। अ, दरअसल जिस वियोग या जिस विरह की बात कवि कर रहा है, वियोगी होला होगा पहला कवि जैसी पंक्ति में, तो मुझे नहीं लगता कि वो वियोग किसी स्त्री, किसी लड़की से संबंध है। जी, वो हर चीज़ जो आप पाना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो और आपको नहीं मिल रही है, तो आपके अंदर एक कसक जो आंदोलन जो घटता है, जी, वहाँ से आपके भीतर कविता पैदा होती है। बिल्कुल। महर्षि वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने क्रॉस पक्षी को देखकर जी, कविता लिखी। और भी बहुत सारे पुराने नए कवि, उनके भीतर कविता एक आंदोलन की तरह घटती है, वो ज़रूरी नहीं कि उसका संबंध किसी लड़की से हो या कि वैसा कुछ हो। जी, लेकिन हाँ, जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हो, अगर वैसा नहीं देख पा रहे हो, तो वो जो कसक है, वो कहीं न कहीं आपको लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ वियोग का मतलब वो नहीं, वियोग का मतलब उस हर चीज़ से है जो आप जैसा देखना चाहते हो, वैसा अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो आपके भीतर एक जो कसक, एक अ, बुलबुलाहट, एक कसमसाहट जो पैदा होती है, वही कविता की जननी बनती है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। जी। तो आपको प्रेम कब हुआ पहला? प्रेम होने जैसा तो कोई ऐसी एक कोई डेट तो नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है कि कोई एक डेट बता सके आदमी कि हाँ 22 जनवरी 1996 को मुझे प्रेम हुआ। चलिए हम यही मान लेते हैं। नहीं तो 96 में तो मैं बहुत छोटा था, इस लायक भी नहीं था कि 10 साल का भी नहीं रहा होऊँगा। लेकिन प्रेम जैसा मैंने कभी वैसा आक्रमण जैसा तो नहीं महसूस किया, लेकिन जो एक सामान्य जनजीवन में लड़कों के जैसा भी रहता है, कुछ ख़ास नहीं रहा इस विषय में, ऐसा बताने लायक। बाकी राह चलते कभी हाय हेलो सबसे जैसे होता था वैसे होता रहा, वो अभी भी होता है। भरपूर प्रेम का जो है आपने तो वैसा कोई नहीं है किस्सा कि मैं किसी एक से बहुत प्रेम करता था, फिर वो चली गई, फिर मैं कभी हो गया, फिर ऐसी ऐसी कोई कहानी नहीं मेरे पास। अच्छा हुँ, बस। और आपने जब पहला गीत लिखा, जी, जी। तो आस-पास के लोगों का या परिवार का उस गीत के ऊपर, आपकी कविता के ऊपर क्या प्रतिक्रिया थी? जब मैंने पहला गीत लिखा था तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ लिखा है, प्रतिक्रिया क्या होती? हाँ, आम तौर से अ, जो आर्थिक असुरक्षा जिन परिवारों में रहती है, जी, मध्यम वर्गीय परिवारों में, वहाँ पर कलाएँ बेमौत मारी जाती हैं। जी, बिल्कुल। या कि बहुत ज़्यादा अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपकी कला आपकी बेरोज़गारी में दब के मर जाएगी, भूख आपकी कला को मार देगी। जी, तो निश्चित रूप से मैंने बताया किसी को नहीं, लेकिन हाँ, मेरे मन में अच्छा पहली गीत, पहले कविता लिखने की कोई कोई योजना नहीं थी ऐसी। वो अपने आप घटित होता चला गया, उसमें क्या पहला, क्या दूसरा, क्या पाँचवाँ मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ कि हाँ, ये पहला था, ये दूसरा था। वो धीरे-धीरे एक क्रम में कभी 1 लाइन, कभी 2 लाइन बनाई होगी मैंने। बाकी ऐसा कुछ नहीं याद है कि हाँ, एक पेपर पे बैठ के मैंने पूरी तैयारी के साथ तैयार होके टेबल लैंप जला के कोई कविता लिखी, कोई गीत लिखा, फिर मैं पूरी दुनिया में कहता घूमूँ कि ये पहली कविता थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जी। घटते-घटते बस होता रहा। आपने अर्थ की बात की तो इसी से जुड़ा एक प्रश्न और मैं पूछ लेता हूँ कि जी। आज के जब कवि सम्मेलनों को हम देखते हैं, जी, तो जी। उसका एक बहुत बड़ा पहलू कमाई है। तो आपने जब पहला मंच पढ़ा जीवन का, तो आपकी कमाई क्या थी? ये थोड़ा जटिल है, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ कमाई जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, शुरू में 1-2 कवि सम्मेलनों में मैं गया, तो 100-200 तो खैर मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन 1000-500 मिला होगा शुरू में। जी, चूँकि मैं कवि सम्मेलनों में तब आया जब मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हो चुका था, सक्षम हो चुका था, तो मैंने वैसा कोई मार्क भी नहीं किया कभी और वो अब भी नहीं करता मैं। मैं कभी किसी शर्त पे नहीं जाता। हाँ, एक शर्त रहती है कि मैं अपने सुविधे से जाता हूँ, जब मुझे समय होता है और हाँ, अर्थ का युग है, होना भी चाहिए, कवि सम्मेलनों में भी होना चाहिए। जी। तो कवि सम्मेलन में मतलब अचानक से ऐसे शिक्षक और फिर शिक्षक के बाद कविता हाँ, ये थोड़ा मंच जटिल है, ये जटिल है। ये क्या दोनों कहानी रही? चीज़ों को मैनेज कर पाना एक साथ कठिन है और मैं मोस्टली रविवार के ही कार्यक्रम लेता हूँ, 14 छुट्टियाँ मिलती हैं साल में कुछ एक, वो भी वैसे भी मैनेज कर लेता हूँ। बाकी आम तौर से मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि मैं विद्यालय छोड़कर या विद्यालय के समय में या बच्चों के समय में मैं ऐसा कोई काम करूँ, बिल्कुल, जो मेरी रुचि का हो। तो अपना शौक पूरा करने के लिए हम किसी का अहित तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो बिल्कुल। ज़िम्मेदारी मुझे मिली है बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं वो काम तो बखूबी ही करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे लिए कठिन होता है, कई बार 4-400 5-500 किलोमीटर की यात्रा मुझे रात भर में करनी होती है
और मैं करता भी हूँ, मेरे आस-पास के लोग जानते हैं। जी। अ, क्योंकि आप गीत के क्षेत्र से हैं, तो मेरे बहुत सारे प्रश्न गीत से जुड़े हुए हैं। उसी जी, में जी। एक प्रश्न ये भी है कि कवि सम्मेलनों की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो कवि सम्मेलनों में आजकल के जो मंच हैं, उन पर अच्छे गीतकारों की कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? इसमें मैं एक शब्द रेखांकित करना चाहूँगा, अच्छे। जी, ये जो अच्छे शब्द है, ये कहीं न कहीं पूर्वाग्रह है। आपका अच्छा दूसरा हो सकता है, मेरा अच्छा दूसरा हो सकता है। बिल्कुल। सामने अनमोल बैठे हैं, अनमोल का अच्छा दूसरा हो सकता है। जी, तो ये जो अच्छे गीतकार जैसे ही आप कहते हो, आप किसी न किसी पूर्वाग्रह से घिर जाते हो। आप किसको अच्छे कहते हो? पता नहीं आप किसको अच्छे कहते हो? जी, आपके अच्छे का मानक क्या है? ये निश्चित होना आप कैसे गीत देखना चाहते हो मंच पर, पहले ये निर्धारित हो जाए, फिर मुझे लगता है कि इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी भाव-भंगिमा को समझते हुए, आप जो कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मंच पूरी तरह से लोक के अधीन होता है। आप पैसे ले रहे हैं कविता पढ़ने के, तो आपको जस्टिफाई भी करना है। जी, आपको अपनी बात भी पहुँचानी है और उस ढंग से पहुँचानी है, जिस ढंग से पब्लिक सुनना चाहती है। बिल्कुल। अगले ने आपको हज़ारों रुपए दे रखे हैं एक रात को सजाने के लिए जी, और आप वहाँ कुछ नीरस काम करेंगे, तो या तो आपको दोबारा कोई बुलाएगा नहीं और अगर बुलाएगा तो आपको उतने पैसे नहीं देगा। जी, तो इसलिए जहाँ मनोरंजन जुड़ जाता है, वहाँ पर फिर कुछ समझौते करने पड़ते हैं साहित्य के साथ भी बिल्कुल। और करने भी चाहिए। भई आप पैसे ले रहे हो तो आपको आप मन हाँ, कोई अश्लील बात ना कहें, कोई द्व्यर्थी बात ना कहें, समाज के हित में बात कहें, लेकिन मनोरंजक ढंग से कहें। जितना अच्छा मनोरंजक ढंग से आप कहेंगे, उतना अच्छा आपको अ, आपका धनोपार्जन होगा। जी, तो इस धनोपार्जन और मनोरंजक ऐसे कई पहलुओं को देखते हुए आज के मंच पे और हिंदी साहित्य में गीत की क्या स्थिति है? या गीत के आस-पास का जो परिदृश्य हाँ, है वो ये कैसा है? प्रश्न थोड़ा जटिल भी है और इसका उत्तर थोड़ा विस्तार में जाने की आवश्यकता है कि गीत और मंच इन दोनों के बीच में क्या समन्वय या कैसे स्थापित किया जाए, अच्छे गीतों को मंच पे कैसे लाया जा सकता है, जी, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। दरअसल हिंदी साहित्य का जो वर्तमान क्या वो अज्ञेय के जो तारसप्तक की भूमिकाएँ थी, वहीं से गीत की उपेक्षा प्रारंभ हो गई थी। जी, ये बाद के परवर्ती साहित्यकारों ने माना ही नहीं कि गीत में भी वर्तमान को गाया जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन गीत इस बात के लिए पूरी तरह से मेहनत करता रहा कि हम में वर्तमान को गाने की क्षमता है। यहाँ से तुकांत वाली छंदबद्ध कविता और गैर छंदबद्ध कविता की 2 अलग-अलग धाराएँ प्रकट हो गईं। उसमें लिखना आसान था और आज भी लिखना आसान है। आप जैसा जैसा जो भी सोचते हैं वैसा-वैसा ही लिख दीजिए कागज़ पर वो कविता हो जाती है। जी, छंद में ढलने के लिए भावों को और ज़्यादा तरल होना पड़ता है। छंद के साँचे में आने के लिए भावनाओं को और तरल होना पड़ता है। आपके जो मस्तिष्क की भट्ठी है उसमें भावनाओं को जब आप पिघलाएँगे कुछ देर तक तब वो छंद के साँचे में आ पाएँगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये जद्दोजहद अब कोई करना नहीं चाहता हुँ, और क्यों करे भी क्यों जब उसके सामान्य से लिखे हुए को केवल पूर्ण विराम हटा करके दाएँ-बाएँ कर दिया और उसको जो है कविता की संज्ञा मिल रही है, तब क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, निश्चित रूप से अच्छी कविताएँ हैं। मुक्त छंद में भी अच्छी कविताएँ हैं, जी, लेकिन कूड़ा हर जगह है। इधर भी है और उधर भी है। तो जो अच्छा साहित्य है उसे रेखांकित किया जाना चाहिए, चाहे वो छंदमुक्त हो, चाहे छंदबद्ध हो। मंच पर गीत मैं थोड़ा-सा भटक गया, मंच पर गीत की जो भूमिका है वर्तमान में, तो मंच पर तो गीत ही पूजा जाएगा। जी, वो चाहे ओज कविता के रूप में हो, चाहे वो करुण रस की कविताएँ हों, चाहे वो समाज का चित्रण हो। चुटकुलों को अगर छोड़ दिया जाए तो मंच पर चुटकुलों के अलावा बाकी अगर कोई दूसरी चीज़ है तो आज भी गीत है। जी, बिल्कुल। आपने मुक्त छंद और छंदबद्ध की बात की, तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी है कि आजकल गीतों को बहर में लिखने का चलन या जो उर्दू की कुछ बहरें हैं या उर्दू के जो जानकार लोग हैं, वो ऐसा दिखाते हैं और ऐसा कई बार आदेशित भी करते हैं कि गीत जो है उनको बहर में लिखा जाए। तो ये पूरा बहर का गीत के साथ क्या मामला है? इस पे थोड़ा-सा प्रकाश। ये बड़ा जटिल है और मैं दरअसल मैंने एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले। उसमें मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि जब कोई भाव अपने चरम पर होता है, जी, तो वो लय में उतर आता है। बिल्कुल। और मैंने उस लेख में भी ये उदाहरण दिया था और ये यहाँ भी देना चाहता हूँ कि और जब कोई भी भाव हो, वो अपने जब चरम पर होगा तो उसकी अपनी एक विशेष लय होगी।
ऐसे मान लीजिए अ, हम लोग समाज में बहुत सारे चित्र देखते हैं। एक चित्र देता हूँ कि मैंने उसमें कहा था कि अगर आपको सुख के गीतों की लय देखनी है, तो परदेश से आए हुए पिता के बच्चों को देखिए, वो किस लय में गाते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। जी, वो सुख की लय है, कहीं न कहीं उसमें लय है। और अगर आपको दुःख की लय देखनी है, तो कभी किसी माँ का जवान बेटा अगर उसके सामने मरा हुआ पड़ा होता है, तब वो एक लय में रोती है। उस लय को महसूस करिएगा, तो वो कहीं न कहीं उसमें एक भाव जब अपने अंतिम चरम पर मेरा पूरी बात कहने का ये आशय है कि कोई भी भाव जब अपनी चरम चरम पर होगा, तो एक लय में आएगा। जी, तो अच्छा, ये मात्रा गिनने की बात वहाँ कहीं नहीं है, वहाँ एक एक विशेष लय है। आप देखिए कि हिंदी मतलब जो हमारे संस्कार गीत हैं, चाहे वो मुंडन के गीत हों, चाहे विवाह के गीत हों, इनमें तुकांत नहीं होते, चाहे सोहर हों, इनमें सिर्फ़ एक लय होती है। वो सुख की लय है, दुःख की लय है, वो अपने समाज के अपने हिसाब से जो जी भावनाएँ हैं, उनकी अपनी एक लय है। तो गीत का मूल जो स्वभाव है, वो लय में होना है। बहुत ज़्यादा मात्रा पाई या इस प्रकार की चीज़ों से वो कमज़ोर होता है। हाँ, लेकिन आपकी लय सधनी चाहिए, लय होनी चाहिए, जो गीत का मूल भाव है। मात्राएँ और ये जो बहिर व्याकरण है, ये उसको सुविधा प्रदान करने के लिए है कि आप और अच्छा कर सकें। आपका लिखा कोई दूसरा भी पढ़ सके आपके अनुपस्थिति में। जी, क्योंकि जब इन चीज़ों का आविष्कार हो रहा था, लिपियों का, भाषाओं का और कविताओं का, तो उस समय रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। उस समय ये था कि अगर छंद का नाम पता चल जाए, तो उसे व्यक्ति अपने ढंग से पढ़ लेता था। जी। तो इसलिए जो है इनका आविष्कार किया गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लय अगर सध रही है, पूरी तरह से आप उसे गा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से गीत है। और आपने जब लोकगीतों की बात की तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो अपने त्योहार हैं, उसमें एक-एक त्योहार पे आपके कई गीत हैं। जी, तो जी। हमारी टीम का अनुरोध भी था तो उसमें मैं जोड़ देता हूँ कि अवधि में आपकी बहुत सारी कविताएँ हैं, बहुत सारे गीत हैं। जी, जी। तो कुछ थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, त्योहार की बात है जो आपने अभी की, तो जो भारत का लोकमानस है, जनमानस है, तो उसमें त्योहार बहुत अंदर तक समाये हुए हैं हुँ, हमारी नसों में। कब और अगर आपको कभी महसूस करना है, तो एक बार होली में यहीं रह के देख लो। हाँ, तुमको पता चल जाएगा कि त्योहार में परदेश में रहने की क्या पीड़ा होती है, क्या दुःख होता है। तो अच्छा, वो गीत इन्हीं मजबूरियों को लेकर है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गाँव नहीं जा पा रहा है, छठ में नहीं जा पा रहा, होली में नहीं जा पा रहा, दिवाली में नहीं जा पा रहा, तो इन्हीं विसंगतियों को, इन्हीं पीड़ाओं को रेखांकित करने के लिए, चूँकि मैं उस ऐसे इलाके से आता हूँ, जहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है। हाँ, आम तौर से हर 2-3 घर में 1-2 घर का लड़का या उनका पति बाहर ही रहता है, कमाई जी, के सिलसिले में, कोई लुधियाना रहता, कोई चंडीगढ़ रहता। तो मैंने बहुत करीब से ये चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं। तो इसलिए त्योहारों पर जब उनके परिवारों से कभी बात करता हूँ, तो वहाँ से गीत उपजते हैं। कोई ज़बरदस्ती मैंने वैसी नहीं की कि हाँ, बहुत कच्चा माल मैंने इधर-उधर देखा, मैं अपने बिल्कुल घर के आस-पास से। दूसरी बात क्या की थी आपने अवधि के लिए? कि कुछ थोड़ा-सा सुना दीजिए। हाँ, तो अवधि चूँकि मेरी मातृभाषा है, जी, तो अवधि में लोकगीत तो मैंने खूब सारे लिखे होंगे। एक काफ़ी 1-2 तो बड़े वायरल हुए। एक तो वो है कि हमरे देशवा से होत है कमाई चीन की, चाहे मर जायो खायो ना दवाई चीन की। वाह! और मैंने अवधि में गज़ल भी कही एक, जी, तो कुछ उसके 1-2 शेर पढ़ता हूँ मैं स्वागत है। कि होत का है, का बताई फ़ेसबुक पर, होत का है, का बताई फ़ेसबुक पर, दोस्त बन गए बाप भाई फ़ेसबुक फ़ेसबुक पर। पर। वाह! दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपको दोस्त ही बनाना है, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो। होत का बताई फ़ेसबुक पर, दोस्त बन गए बाप भाई फ़ेसबुक पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े ही पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे देते हैं। हाँ, वो उनको पढ़ने भर की फुर्सत नहीं होती है। जी, इसके लिए मैंने एक शेर लिखा था कि एक मनई पुण्यतिथि की पोस्ट डारिस, हाँ। एक मनई पुण्यतिथि पुण्यतिथि की की पोस्ट पोस्ट डाली। डारिस और दे रहे उल्लू बधाई फेसबुक पर। क्या बात है! क्या बात है! एक मनई पुण्यतिथि की पोस्ट डारिस, दे रहे उल्लू बधाई फेसबुक पर। इसमें एक शेर और था कि एक संघी, एक कट्टर कांग्रेसी, एक संघी, एक कट्टर कांग्रेसी, रात सारी भय लड़ाई फेसबुक पर। फ़ेसबुक पर।
और क्या मैंने बात है! मैंने मैंने इसमें एक चीज़ और जोड़ी थी, बड़ा इस पूरी प्रक्रिया का सबसे विद्रूप जो चेहरा है कि बाप की अर्थी उठे हैं गाँव वाले, बाप की अर्थी, बाप की अर्थी उठे हैं गाँव वाले, लड़कवा लाइव चलाई फेसबुक पर। क्या बात है! और ये जो लोकगीत लिखने की परंपरा है, इसमें भी जो आजकल के गीतकार हैं, थोड़ा-सा कम रुचि ले ले रहे हैं। दरअसल ल अब कोई रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लोकगीत रचने के लिए लोकगीत कुछ और नहीं है। उसके शब्द अगर आप उसका अन्वय करेंगे तो ये है कि एक तरफ लोक है, दूसरी ओर गीत है। जी, तो लोक का जो गायन है, जो लोक की भावनाएँ हैं, उनको अगर आप शब्द दे पा रहे हैं। अभी मैंने एक लिखा था कि छुट्टा घूम रही हैं गैया महारानी, किसानी भला कैसे हम करी। जी, तो इसका सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चित रहा ये। तो ये लोक की भावना है, उसको मैंने स्वर दिया है। जी, बाकी इसे अवधी गीत कह सकते हो। लोकगीत तो आम तौर से समवेत स्वर जो लोक का अपना एक स्वर है, जी, उसे ही कहा जाएगा। लेकिन मैं जो लिखता हूँ, तो मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ये लोकगीत। लोकगीत तो ये तब होगा जब ये लोक का गीत बने। बिल्कुल, अभी तो ये अवधी गीत है। हाँ, और निश्चित रूप से कोई भी लोकगीत जो है वो पहले अवधि गीत ही होता है। जब लोक उसे स्वीकार करता है और सारा लोक गाता है उसे एक साथ एक स्वर में, तब वो लोकगीत बनता है। तो ये मेरा अपना एक पक्ष है लोकगीत के विषय में। जी। और जो नए लिखने वाले गीतकार हैं, उसमें उनमें कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि वो फ़िल्मी गीत, मंच के गीत और लोक के गीत, इसमें बड़ा अंतर करते हैं। तो इस अंतर को आप किस दृष्टि से देखते हैं? तथा उनको जो लिखने का क्रम है गीतों को, उन उसमें उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो ये फ़िल्मी गीत, लोकगीत और अ, मंचीय गीत। मंचीय गीत मंच पर जो उन्होंने सुने हैं, मुझे लगता है कि इन तीनों पे उससे ध्यान हटा लेना चाहिए। उनको गीत की किताबें पढ़नी चाहिए, जो गीतकारों की किताबें हैं, जो गीतकारों का संग्रह है, जो गीत के और अगर संभव हो सके तो कुछ अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। जी, अपने आस-पास के लोगों को सुनना चाहिए। अम, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि फ़िल्मों में सब कुछ बुरा ही है। फ़िल्मों में भी अच्छे गीत हैं, मंच पर भी अच्छे गीत हैं, लेकिन वे अपनी रुचि का पहले ये पता कर लें कि उनको चाहिए क्या? क्या उनको सुनना है, क्या पढ़ना है? तो ये जब वो खूब सारा पढ़ लेंगे तो कोई एक विशेष लेखक, विशेष कविताएँ उनको पसंद आएँगी। फिर जिस कैटेगरी की कविताएँ उनको पसंद आना शुरू करें, वैसा वो पढ़ना-लिखना अपना शुरू कर दें। बस जी। ये मेरा अपना एक मत है और मैं आज भी यही करता हूँ, तो कई बार। छंद था, सुना दीजिए थोड़ा-सा, पालने में ऐसे करके। हाँ, वो एक छंद बड़ा चर्चित हुआ इधर, मैं भी उसे मंच पे लगातार पढ़ता रहा हूँ। तो वो छंद भी क्या है कि वो कोई ऐसी घटना नहीं है जो किसी किताब में आपको मिलेगी, वो एक प्रकार की कल्पना ही है। जी, तो कल्पना मैंने ऐसी की कि लक्ष्मण और राम को गोद से पालने में पहले दिन लिटाया जाता है। एक घटना उस पालने में हो जाती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा था कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, जी, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी को नींद आ गई और राम जी चुप हो गए। जी, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। क्या बात! राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। क्या बात! बहुत सुंदर। और ऐसी बहुत सारी कविताएँ थी जो कोरोना काल के समय में जैसे चाँदी सोना एक तरफ हो गया, जी, जी। तो बिना आपके नाम के ज़िक्र के वो कविताएँ चलीं और खूब चलीं। मतलब हम लोगों ने तो उसको हुँ, हुँ। बहुत देखा, ब बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में पता चला कि वो आपकी पंक्तियाँ हैं। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपकी कविताओं के साथ आपका नाम भी जुड़ा हो। मैं सीधे-सीधे अगर पूछूँ तो आपकी किताब कब आ रही है? अच्छा, मेरी किताब हाँ, ये किताब अभी प्रक्रिया में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष 2024 में आपके हाथों में होगी। मैंने बड़ी अ, उसमें चयन करना मेरे लिए बड़ा कठिन था कि मैं क्या उसमें रखूँ। लेकिन फिर भी मैंने 89-90 के आस-पास गीत उसमें शामिल किए हैं और किताब निश्चित रूप से 2024 में आ ही जाएगी। जी। और उसके बाद भी तुरंत जस्ट एक किताब भी प्रक्रिया में है आने की। 2024 में मुझे कम से कम 2 किताबें लानी हैं। और ये गद्य है या नहीं, पद्य? उसमें गीत ही हैं, दोनों किताबों में? दोनों किताबों में।
दरअसल मैं चाहता तो एक उपन्यास की प्रक्रिया भी थी, लेकिन अ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पहले उपन्यास आ जाए और बाद में ये कहा जाए कि उपन्यासकार ज्ञान प्रकाश आकुल ने कुछ गीत भी लिखे हैं। जी। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे गीतकार ही माना जाए, जो मेरी प्रकृति है। अच्छा दादा, आपके हिसाब से अच्छा गीत कैसा होना चाहिए? या अच्छा गीत क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अच्छे गीत की परिभाषा तो ये है कि बड़ा कठिन टाइप का सवाल है ये। क्योंकि गीत को वैसे भी अच्छे और बुरे में बाँधा नहीं जा सकता। कोई भी कविता या तो गीत होगी या तो नहीं होगी। जी। तो उसमें अच्छा होना जैसा कुछ नहीं होता। आप अगर पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ जो कहना चाहते हैं, अगर आप वो कह ले गए, जी। तो निश्चित ही आपने अच्छा गीत रचा है। और निश्चित रूप से अभी आपने फ़िल्म के गानों की बात की थी, तो पता गीत जैसे कहो तो एक संस्कारी भाव जैसे मन में आता है। गाना शब्द कहो तो संस्कारी भाव नहीं आता। बस मैं चाहता हूँ कि ये अंतर बना रहना चाहिए, गीत और गाने के बीच में। जी। तो अच्छा गीत वही है जिसे आप गीत कह सको, गाना ना कह सको। मन में वो भाव आना चाहिए कि उसके कुछ सकारात्मक पहलू हों, कुछ वैसा लगे कि हाँ, इसे होना चाहिए समाज में। गीत और गाने का अंतर बस बना ये गीत और गाना तो नहीं, ग गाना भी शब्द कुछ कहीं और से नहीं आया है, वो गायन का अपभ्रंश है। जी। लेकिन जो एक ध्वनित होता है अर्थ गीत और गाने को लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कविता को गीत ही होना चाहिए, उसे गाना नहीं होना चाहिए। जी। आपका नाम है ज्ञान प्रकाश आकुल। तो ये आपके नाम के साथ आकुल शब्द जो जुड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे का कोई उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है ऐसी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है, कक्षा 9 या 10 में मैं रहा होऊँगा, जी। तो उन दिनों मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उल्टा-सीधा जोड़ना कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर। और तो मैंने कोई कविता लिखी थी, उसमें 10-12 लाइन की कविता में 30 से 40 बार आकुल शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। जी। तो वो फिर उसके बाद वो कविता, अच्छा उन दिनों कविता को कविता कम समझा जाता था, प्रेम पत्र ज़्यादा समझा जाता था। जी। ये आप किसी कॉपी में किसी विज्ञान की कॉपी में या हिंदी अंग्रेजी की कॉपी में छिपाते थे लिख कर पन्ना। तो वो मेरे हिंदी टीचर के हाथ लग गया, उन्होंने कविता वो क्लास में पढ़ के सुना दी। जी। फिर धरती आकुल, अंबर अंबर आकुल, ऐसा उसमें बार-बार था, पंछी आकुल आकुल शब्द आ रहा था। बार-बार आ रहा था। तो अब उसको लेकर चिढ़ाना शुरू किया बाद में कि आकुल, ये आकुल, बस्ता आकुल, पेंसिल आकुल, होमवर्क आकुल। जी। तो लेकिन ये मज़ाक की बात थी। लेकिन ये शब्द मेरे नाम के साथ कब श्लिष्ट हो गया, धीरे-धीरे करके मुझे लगा होगा कि मैंने किसी कविता के नाम के आगे अपना नाम लिख दिया होगा। ज्ञान प्रकाश तो आकुल। हाँ, तो ऐसी कोई घटना नहीं है बहुत ज़्यादा कि मुझे पहला दिन याद हो कि इस दिन मैंने वो जोड़ा था नाम, लेकिन वो धीरे-धीरे मेरे नाम के साथ चिपकता चला गया ये शब्द। मेरा एक प्रश्न ये भी था कि आजकल जो नए लेखक आ रहे हैं, गीतकार हैं, शायर हैं या ओपन माइक के जो कवि हैं, वो सिगरेट और शराब के बिना उनकी शायरी नहीं होती या सिगरेट और शराब के साथ ही कई बार तो मंच पर जाते हैं, तो इसको आप किस पक्ष से देखते हैं? देखिए ये उनका व्यक्तिगत चयन है और ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी नशा अच्छा नहीं होता जी। और अगर कोई नशे की गिरफ्त में है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे ईश्वर उनके ऊपर कृपा करे, उनका नशा छूट जाए। जी। बाकी सिगरेट और शराब का कविता से कोई संबंध नहीं है, अगर कविता से संबंध होता तो दुनिया का जितना शराबी है सब कवि होता। जी। ये जो अ, ट्रेंड एक ऐसा चल पहले रहा है। पहले कोई व्यक्ति जो है फेफड़े उसके बाद में खराब होते, पहले वो अच्छा कवि बन जाता, जी। सिगरेट पीकर। तो कविता का इससे सिगरेट और शराब से कोई संबंध नहीं, वो व्यक्तिगत कमजोरी है व्यक्ति की, तो उसे अपना वो अपने साथ लिए घूमता है। इसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता किसी भी दशा में। आपकी कविताओं में, गीतों में, कहानियों में विशेषकर कई बार नेपाल का ज़िक्र होता है। तो आपका और ये नेपाल का क्या संबंध है? हाँ, वो संबंध क्या, दरअसल मैंने अभी सोशल मीडिया पे हाल में ही एक संस्मरणात्मक कहानी पोस्ट की थी। जी। तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि नेपाल से मेरे क्या संबंध हैं?
लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का मानना है कि आपको किसी कवि की कविता या किसी लेखक की कहानी जी, को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये उसका व्यक्तिगत जीवन है। और अगर कोई मान भी ले तो लेखक क्या कर सकता है? भाई मान ले। जी। इसका तो अगर ये बचाव पक्ष छोड़ के वास्तविक रूप से देखें तो अ, फिर क्या संबंध है? वास्तविक रूप से नेपाल से मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं, हाँ, एक संबंध ज़रूर है कि मेरा बहुत सारा काम बुद्ध से पड़ा है। जी, मैंने बुद्ध पर एक गीतों की लंबी श्रृंखला लिखी है और श्रावस्ती बगल में है मेरे। जी, अ, आम तौर से जब कभी मैं खाली होता हूँ गर्मी-जाड़े की छुट्टी में, 1-2 दिन मैं ऐसे जगहों पे ज़रूर बिताता हूँ, जहाँ जो बुद्धिस्ट प्लेस है। तो उसमें कई बार नेपाल जाना होता है, लुम्बिनी। जी, और चूँकि मैं बिल्कुल नेपाल की सीमा पर हूँ, तो इसलिए रोज़मर्रा की भी ज़रूरतें रहती हैं। कई बार नेपाल जाने के लिए कुछ खरीदना होता है जी, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेपाल में और अच्छी मिलती हैं भारत से, जी, या कभी घूमने के लिहाज से, पहाड़, झरना देखने के लिए। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई संबंध नेपाल से नहीं है। जी। आपने बुद्ध की बात की, एक कहीं पे आपने ज़िक्र किया था कि बुद्ध के गीतों की श्रृंखला, जी, जी। ऐसे करके तो कोई पुस्तक वो प्रकाशनार्थ है शायद। हाँ, पुस्तक प्रकाशनार्थ है, निश्चित रूप से उसमें मैंने लिखे तो 100 गीत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें से 50-60 ज़रूर एक किताब में आ जाएँ, जो बुद्ध अच्छे के हों, बोल। जो मेरे हिसाब से मैं जिनमें पूरी तरह से अभिव्यक्त हो पाया हूँ। तो जी। और वो किताब भी आएगी जल्दी ही। एक प्रश्न यह था दादा कि आपकी नौकरी, घर और आपका जो जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वो आपके घर से 70-80 किलोमीटर का ऐसा सफ़र हो जाता है। तो इसको और फिर मंचीय जीवन को आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं इन तीनों चीज़ों में? हाँ, ये मेरे लिए बड़ा कठिन होता है और कम से कम तुमने आज पूछा तो ये मुझे ये तो कोई नहीं पूछता मुझसे कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। और ये तो तुमने दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया यार। इसमें 3 बिंदु हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो नौकरी, जी, एक घर और और मंचीय जीवन। दूसरा कवि सम्मेलन। तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि चूँकि नौकरी तो उसे कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, वो मेरा काम है। बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, जो मुझे दायित्व मिला है सरकार से। जी, तो बच्चों को तो मैं पढ़ाता ही हूँ, वो मेरे प्राथमिकता पर रहता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं अपना परिवार, फैमिली की जो गौण आवश्यकताएँ हैं, अगर जीवन-मरण का कोई प्रश्न है तब तो फिर वही प्राथमिकता में रहेगा। लेकिन सामान्य आवश्यकताएँ जो हैं, वो मैं सेकेंडरी रखता हूँ। जी, फिर शौक जो मेरा है कविता पढ़ना, सुनाना लोगों को, इसे मैं फिर उसके बाद रखता हूँ चीज़ों को। और इन तीनों में प्राथमिकताएँ ही तय करते-करते मुझे लगता है कि इतवार गिनते-गिनते जी, मेरी उम्र हो चली है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा-सा कठिन होता है मुझे 3-300 4-400 किलोमीटर की यात्रा अ, रात भर में या 6 घंटे में, 5 घंटे में कभी-कभी करनी पड़ती है, कवि सम्मेलनों को लेकर, ताकि मैं कवि सम्मेलन में भी समय से पहुँच जाऊँ, समय से निकल कर के आके विद्यालय भी कर लूँ, बच्चे भी अपना देख लूँ, पाल लूँ। बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए हैं, तो उनके प्रति भी उनको समय देना पड़ता है, ये थोड़ा-सा कठिन होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तीनों के बीच में संतुलन बना के ही और इसी चलता रहूँ। संतुलन की उहापोह से जब छमाही की छुट्टियाँ होती हैं तो आप फिर दूर कहीं या तो पहाड़ों में या फिर। हाँ, ये है कि मैं फिर तो अज्ञातवास पे जाता हूँ। जी, कई बार तो मैंने अपना फ़ोन भी सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। फ़ोन तो नहीं बंद किया जा सकता आज की डेट में, लेकिन सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक इनको इंस्टॉल करके थोड़े दिन के लिए मैं अभी जाने वाला हूँ बस जाड़े की छुट्टी आने वाली है, मैं 2-4 दिन का ब्रेक लूँगा। अच्छा, उस ब्रेक में क्या करता हूँ, ये तुम्हारा अगला सवाल होना चाहिए। जी, और अगर ना भी हो तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि उस ब्रेक में मैं क्या करता हूँ, 3-4 दिन का अज्ञातवास जो लेता हूँ, तो उसमें अ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा कोई काम करता हूँ कि उसके लिए मुझे अज्ञातवास लेना पड़े। जी, दुनिया मुझे ना जान पाए कि मैं क्या करता हूँ। अ, पहली बात तो मैं सबसे ज़्यादा कम भीड़ वाली जगहों पे जाना पसंद करता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सुनसान हो लेकिन सुरक्षित हो। जी, तो इसके लिए नेपाल अच्छी जगह है। जी, नेपाल उसके लिए सुकून भरी जगह है
और वहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि सुकून इसलिए और ज़्यादा है कि यहाँ के फ़ोन वहाँ नहीं जाते। जी, मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं रहता। तब मैं जिससे चाहता हूँ उससे बात कर लेता हूँ किसी तरीके से, लेकिन जो मुझसे चाहता है वो बात नहीं कर पाता। हुँ, पिछले साल भी मैंने यही किया था, लेकिन इस बार भी मैं सबसे नज़दीक है, पास पड़ता है, जी, तो अब उन दिनों मैं अपनी सबसे एक अच्छी किताब ले जाता हूँ अपने साथ और वो किताब ले जाता हूँ जिसको मैं साल भर ये सोचता रहता हूँ कि इसे जब फुर्सत होगी तब पढ़ूँगा। इस बार मैं ललित विस्तर एक बौद्ध ग्रंथ है, अच्छा, वो ललित विस्तर इस बार ले जा रहा हूँ साथ में। यद्यपि वो मोटी किताब है, 2-3 दिन में समाप्त तो नहीं कर पाऊँगा उसे। हुँ, कुछ हिस्सा मैंने उसका पढ़ भी लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका समापन मैं उसी छुट्टी में करूँ। जी, इससे पहले मैंने शंकराचार्य को पढ़ा था पिछले साल छुट्टी जी, में। तो जो सबसे अच्छा रहता है मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल फुर्सत में पढ़ूँगा, उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। बाकी किताबों का और ज़्यादा ज़्यादा किताबें नहीं, बस 1-2 किताब ले जाता हूँ। और चूँकि खाने-पीने जैसा कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं अकेले रह के ये खाऊँगा-पीऊँगा। 100% शाकाहारी हूँ। हुँ, नेपाल में थोड़ी-सी ये दिक्कत होती है खाने-पीने की, लेकिन तब भी मैं उसे मैनेज कर लेता हूँ फल-वल खा बिल्कुल। अब हम अपने साक्षात्कार श्रृंखला के अंतिम चरण में हैं, तो जो हम अपने हर अतिथि से एक प्रश्न पूछते हैं, तो वही प्रश्न मेरा आपसे भी है कि जो काव्यम के लोग हैं या काव्यम जैसे जो लोग हैं, कुछ छिटपुट प्रयास कर रहे हैं, साहित्य में योगदान दे रहे हैं या कुछ ऐसा कार्यक्रम करने की कार्य करने की कोशिश में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जिन्हें आप छिटपुट प्रयास कह रहे हो, मेरे हिसाब से ये बड़ा विराट काम है। ये छिटपुट प्रयास नहीं है, क्योंकि इस पूरी पीढ़ी में आप निब्बी-निब और निब्बा के ज़माने में अगर आप ये काम कर रहे हो इस समय आपकी ही उम्र के लड़के रात का 10 बज रहा होगा। जी, आपको सिगरेट पीते हुए चौक पे और चारबाग तक जो है फर्राटे लगाते बाइक से घूम रहे होंगे और आप इस समय जो है साहित्य पर बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो ये अपने आप में बड़ा काम है। ये छिटपुट प्रयास नहीं है। दूसरे काव्यों के लिए क्या मैं पूरी पीढ़ी से ये कहता हूँ जितना भी लोग लिखने-पढ़ने में रुचि रखते हैं, सबसे मेरी एक ही बात रहती है, मैं इससे पहले भी कई साक्षात्कारों में इस बात को कह चुका हूँ कि बार-बार यदि तुम अनसुने किए जाते हो, आप पूरी दुनिया को बहरा नहीं घोषित कर सकते, आप पूरी दुनिया को अनपढ़ नहीं घोषित कर सकते। बिल्कुल। आप पूरी दुनिया को ये नहीं कह सकते, आरोप नहीं लगा सकते कि सारी दुनिया नासमझ है। जी, आप ऐसा थोड़ी कर सकते। आप इतने बड़े ब्रह्मा नहीं बन सकते कि नहीं जो मैंने लिख दिया वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि बार-बार ये तुम अनसुने किए जाते हो, तो फिर अपने संवादों की शैली बदलो। क्या बात है। एक बार खुद को भी देख लेना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो बात पहुँच भी रही है कि नहीं? आखिर क्यों लोग अनसुना कर रहे हैं? और जिस दिन आप में ये क्षमता आ जाएगी कि आपकी बात इस ढंग से कही जाए कि वो सुनी जाए, उस दिन आप अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल होंगे, चाहे वो साहित्यिक उद्देश्य हो और चाहे जीवन के। हाँ। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दादा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये जानकारियाँ जुटाई थी अनुष्का पाठक जी ने। कैमरे के पीछे अनमोल मिश्रा व अभिषेक पाठक। बहुत-बहुत धन्यवाद।